जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पे दमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो पीवाईक्यू सीरीज पे बेस्ड है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। ये क्लास आपको पर डे 1 बजे TWA यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इस सेशन को ले सकते हैं। इसमें सिर्फ ओनली प्रैक्टिस रहने वाली है और प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं उसी पे बेस्ड पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन का एक पोस्टमार्टम तरीके से किया जाएगा और जो ऑप्शन है उसका भी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था हमें यह बताना है। 1852 में, 1552 में, 1652 में, 1752 में। तो द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया? 1852 में लड़ा गया, 1552 में, 1652 में या 1752 में। तो द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध जो लड़ा गया वो कब लड़ा गया? 1852 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध 1852 में लड़ा गया था। अगर हम प्रथम की बात करें, प्रथम वाले की, प्रथम वाला कब लड़ा गया? तो जो प्रथम वाला है वो आपका 1824 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1824 लेके 1826। प्रथम जो वाला जो था वो 1824 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1824 से 26 के बीच में। इसके साथ साथ तीसरा वाला जो हुआ वो 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में तीसरा वाला युद्ध हुआ। तो अगर हम द्वितीय की बात करें, ये कब हुआ? 1852 में हुआ। पहला कब हुआ? 1824 से लेकर 26 तक। और तीसरा वाला जो हुआ वो 1800 से 85 तक हुआ। कब हुआ? 1885। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य तो जो था उसका अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ। कौन था जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? हमें इसका राइट आंसर बताना है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसका शासनकाल कब से कब तक चला? तो इसका शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक चला। कब? 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला। अब अगर हम इसके और ऑप्शन की बात करें, जैसे बिंदुसार हो गया, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो बिंदुसार था, बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक। ये एक ही फैमिली के थे, ठीक है। और इनका शासनकाल लगभग, बिंदुसार की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र बिंदुसार था इसका शासनकाल 297 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला था। कब से? 297 से लेके 273 तक बिंदुसार का चला। अगर अशोक की बात करें तो जो बिंदुसार था, अशोक के पिता थे। किसके पिता थे? अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक ये थे बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कितनी? 90, 40, 20 और 75। तो स्वतंत्रता का जब समय था तो उस पर लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो स्वतंत्रता की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद जब पहली जनगणना हुई 1951 में, पहली जनगणना कब हुई थी? तो जब वो पहली जनगणना हुई कब हुई? 1951 में। उस समय जनगणना के समय जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई कब हुई? 1951 में हुई। उस समय 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। इसके बाद 1960 में क्या हुआ? 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इससे लोग और कृषि के लिए अग्रसर हुए। उसके बाद जनसंख्या बढ़ी घटी, जो कुछ हुआ वो हम बताने वाले हैं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नर्तक ने स्टिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? अनुपम खेर ने, शिल्पा सेन ने, तपन कुमार पटनायक ने, डॉक्टर अरुणा मैती ने। तो किसने जीता हुआ है स्टिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? किसने जीता हुआ है? तो ये तपन कुमार पटनायक थे, इन्होंने जीता हुआ है। किसने जीता हुआ है? तपन कुमार पटनायक ने। अगला क्वेश्चन है,
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षक विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंग पर लागू होता है, जहां ऐसा डेटा ऑनलाइन एकत्रित किया जाता है या ऑफलाइन एकत्रित किया जाता है जो डिजिटल किया जाता है। यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि वह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश के लिए हो। केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, ना एक ना ही दो। तो कौन सा वाला रहने वाला है, इसका हमें आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1 और 2 दोनों। दोनों जो है वो एकदम कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बजट 2023 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया है? 7, 5, 6 या फिर 9? कितने को अपनाया गया है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7 को। कितने को अपनाया गया है? 7 को। अब ये हैं कौन कौन सी, उनका हमें आंसर बताना है। तो कितने को अपनाया गया है? 7 को अपनाया गया है। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो एक है तुम्हारे पास समावेशी विकास। कौन सी है? समावेशी विकास। समावेशी विकास को अपनाया गया। ठीक है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, इसको अपनाया गया। बुनियादी ढांचा और निवेश को अपनाया गया। क्षमता को उन्मूलन करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया। तो 2023 और 24 की जो बजट आया था उसमें 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया था, जिसमें समावेशी विकास था, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उन्मूलन करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को अपनाया गया था। अगला है, किस वर्ष से तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत की अत्यधिक गरीबी में तीव्र कमी आई हुई है? 1994 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? तो किस वर्ष आई हुई है? आर्थिक विकास के कारण भारत में अत्यधिक गरीबी का तीव्र कमी कब आई हुई है? तो ये 1991 में आई हुई है। कब आई हुई है? 1991 में। अगर हम इसकी बात करें तो उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव थे ये सरकार में थे, और वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? 1991 के समय में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? तो सैफाली वर्मा की अगर हम लोग बात करें तो सैफाली वर्मा किससे संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या बैडमिंटन से? तो सैफाली वर्मा जो है वो क्रिकेट से संबंध रखती हैं। किससे संबंध रखती हैं? क्रिकेट से। सैफाली वर्मा किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उन्होंने सबसे पहले 15 वर्ष की आयु में भारतीय क्रिकेट महिला टीम में पर्दाफाश किया था, यानी 15 वर्ष की उम्र में ही वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं सैफाली वर्मा की बात करूं इनके बारे में और अगर चीज़ें जानना चाहें तो सैफाली वर्मा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 28 जनवरी 2004 को रोहतक, हरियाणा, भारत में हुआ था। सैफाली वर्मा का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 2004 को हरियाणा में हुआ था। और सैफाली वर्मा T20 चैलेंज और अन्य घरेलू क्रिकेट लीग में भी खेल चुकी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार के व्यय के वर्गीकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व व्यय वह व्यय है जो केंद्र सरकार की भौतिक संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्व व्यय वह व्यय है जो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय से भौतिक या वित्तीय साहित्य का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना और 2। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 6%, 8%, 7%, 5%? तो अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके लिए लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 8% थी। कितनी थी? 8% थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक चली हुई है। कब चली हुई है? 2012 से लेके 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2012 से लेके 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, रत्न उत्सव के आश्चर्यजनक क्षेत्र की प्रकृति सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध यात्रा स्थलों को बढ़ावा देना
सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रातों में श्वेत रेतीले मरुस्थल और भी अधिक मनमोहन लगती हैं। अंडमान में, कच्छ में, उड़ीसा में, मालाबार में। तो ये जो रत्न उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है और ये कहाँ का है? तो ये कच्छ का है। कहाँ पे है भाई? ये कच्छ का है। ये कच्छ कहाँ पे है? तो भारत के पश्चिम राज्य गुजरात में स्थित है। भारत का जो पश्चिमी राज्य है ना गुजरात, वहाँ पे ये कच्छ स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में या लखनऊ में? तो 2010 की बात करें तो इसके राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में किए गए थे, चंडीगढ़ में या मुंबई में या लखनऊ में? तो 2010 के जो आयोजित किए गए थे वो नई दिल्ली में किए गए थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है द्रव बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, वे कठोर नहीं होते और इस प्रकार उन्हें भी कहा जाता है विलय, मिश्रण, द्रवीकृत, तरल। तो उन्हें भी क्या कहा जाता है? जो द्रव बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं वे कठोर नहीं होते, इस प्रकार उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भी तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें तरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? कपिल सिब्बल ने, यू ललित ने, किरण रिजिजू ने, DY चंद्रचूड़ ने? किसने ली थी? तो अगर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम करेक्ट है, DY चंद्रचूड़ ने ली थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक में कुरुवा पुरुषों द्वारा की जाती है? छऊ, फुगड़ी, डोली कुनीता, बगरुम्बा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी नृत्य शैली है जो कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा की जाती है, तो कर्नाटक की जो नृत्य शैली है वो कौन सी है? डोलू कुनीता। डोलू कुनीता जो है वो कर्नाटक में कुरुबा समुदाय के द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक ढोल नृत्य है। ये ढोल के द्वारा बनाया गया, ढोल के साथ साथ एक नृत्य होता है, उसे हम बोलते हैं ढोलू कुनीता। अगर हम छऊ की बात करें तो छऊ जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के झारखंड में बनाया जाने वाला एक त्यौहार है छऊ। अगर हम फुगड़ी की बात करें तो फुगड़ी कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी जिसमें गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शामिल होता है फुगड़ी। फुगड़ी कहाँ मनाया जाता है? गोवा और महाराष्ट्र में। अगर हम बगरुम्बा की बात करें तो बगरुम्बा कहाँ मनाया जाता है? ये भी असम में मनाया जाता है। बगरुम्बा कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का विचार पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों। मौलिक कर्तव्य। तो अगर हम बात करें किस चीज को सोवियत संघ से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ के से लिया गया है। मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ये कर्तव्य कब लिए गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत लिए गए थे। कब लिए गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 1976 का जो संविधान संशोधन था उसके तहत इसे लिया गया था। आर्टिकल 51A था, मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है और इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? बिस्मिल्लाह खां, अयोध्या प्रसाद, अली अहमद हुसैन, अल्लाह रखा। तो अगर हम तबला की बात करें तो तबला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो हैं अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां जो हैं वो तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करें इधर और बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जो है वो सेनाई के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है? सेनाई के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है? सेनाई के लिए प्रसिद्ध है। अली अहमद हुसैन की अगर हम लोग बात करें तो अली अहमद हुसैन की अगर हम लोग बात करें तो अली अहमद हुसैन है जो है ये भी सेनाई के लिए है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए है? सेनाई के लिए है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान जोहेर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? सुल्तान जोहेर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? कंबोडिया, सिंगापुर, भारत या मलेशिया? सुल्तान जोहर कप जो 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी मलेशिया ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 129, आर्टिकल 123, आर्टिकल 127, आर्टिकल 125। तो किस आर्टिकल को
सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो यह है आर्टिकल 129 जिसे उल्लेखित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक किस में है? तो वो है मेघालय में। अब बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा कि सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे ये पूछा है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, यानी पिछली जो जनगणना हुई थी उससे अभी अधिक है, तो ये है मेघालय में। किस में है? मेघालय में। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन थे। अगर सेशन जरा से भी पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।